हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार, आपका टीचर। और अभी हम लोग लास्ट संडे को एक क्लास शुरू किए थे, क्लास 9th को लेकर। हम लोगों ने सेल पर कुछ लेक्चर्स किया था। और मैंने आपको कहा था कि हर संडे को ये क्लासेस होंगी। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा लेट मैं क्लास आज बना रहा हूँ। लेकिन आपको संडे को संडे क्लासेस मिलेंगी तो मिलेंगे ही, ठीक है ना। तो पिछले संडे को क्लास हुई थी, इस संडे को भी क्लास हो रही है आज। बस लेट हुआ। तो हम लोग लास्ट टॉपिक जहां खत्म किए थे, आज हम लेक्चर 2 करके उसमें हम आगे का प्रमोट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पे होने जा रहा है। जैसे हम पहले ही यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि हम लोग चैप्टर 9 पर हैं, सेल की बात यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 9 पे जब हम सेल की बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि टॉपिक में लास्ट आवर में आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे आपको बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि हम लोगों ने क्या देखा कि ल्यूवेन हुक, हाँ, ल्यूवेन हुक की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट टॉपिक में कि फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में जो बातें होती हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने उसके बारे में सबसे पहले बताया था। और हमने ये भी देखा कि रॉबर्ट हुक कौन थे, और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में बताया, ठीक है। तो ओवरऑल हिस्ट्री थी, एक सेल की एक हिस्ट्री थी कि सेल की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना, कौन इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। उसी में हम थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ी सी सेल की हिस्ट्री थोड़ी हम और अभी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल की हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी और क्या बातें होंगी, जैसे कि अगर आप देखो तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है यहाँ से कि हम लोग जानते हैं जैसे कि सेल में बहुत सारे पोर्शंस होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो मैं आपको बताऊं, जैसे अगर ये प्लांट का एनिमल का सेल है, कोई प्लांट का सेल है, ठीक है ना। तो इसमें सेल में कुछ खास पोर्शन होता है, हमें बड़े अच्छे से पता है सेल के बारे में ओवरऑल, ठीक है ना। ये पोर्शंस होते हैं। इस पोर्शन में आप अगर ठीक से देखो ध्यान से तो आपको ये पता चलता है, ठीक है, आपको पता चलता है कि दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओवरऑल आप जानते हो साइटोप्लाज्म। फिर ये वाला पोर्शन आ जाता है, हम इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो थ्री इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन जब भी बात अगर एनिमल के जगह जब प्लांट सेल की कर लेते हैं हम लोग, तो प्लांट सेल के केस में हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि प्लांट सेल के केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, सेल वॉल हो जाता है। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द सेल। तो इन सब की बात तो होती है, इन सब के बातों के साथ हमें ये देखना होता है इनकी हिस्ट्री क्या है, कि भाई इनका डिस्कवर किसने किया था, कब किया था, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा समझना होता है। जब हम इसकी हिस्ट्री बात कर रहे हैं, किसने इन सब चीजों का डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सीधे सीधे न्यूक्लियस का, तो रॉबर्ट ब्राउन की बात आती है न्यूक्लियस को लेकर। अगर हम चर्चा करें न्यूक्लियस को लेकर, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है न्यूक्लियस के डिस्कवरी में, रॉबर्ट ब्राउन। जनरली रॉबर्ट ब्राउन को ही जानते हैं न्यूक्लियस का डिस्कवरर, ठीक है। कहते हैं कि 1831 में, कब किया था इन्होंने, तो कहते हैं कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। और कहाँ किया था, तो ऐसा बताया जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने इस न्यूक्लियस का डिस्कवर ऑर्किड प्लांट के रूट सेल से, ठीक है ना। बताया जाता है कि ऑर्किड, है ना, ऑर्किड प्लांट के रूट के सेल से, ऑर्किड
रूट सेल, है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ हो जाता है। ऑर्किड रूट सेल, ऑर्किड प्लांट के रूट के सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? तो 1831 में। इसमें बातें होती हैं, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन से थोड़ा और आगे हम लोग अगर चलते हैं, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन से आगे थोड़ा चले, तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस से आगे जब निकलते हैं थोड़ा, तो हम बात करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म की। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को एक तरह से सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर भी साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको दुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। दुजार्डिन नाम आता है, दुजार्डिन, डिस्कवर्ड बाई दुजार्डिन, लिख देते हैं बाई दुजार्डिन, ऐसा बताया जाता है, दुजार्डिन। दुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने साइटोप्लाज्म, जिसको कि हम अभी सेमी फ्लूइड के फॉर्म में, उन्होंने नहीं कहा कि ये साइटोप्लाज्म है, उन्होंने सेमी फ्लूइड के फॉर्म में दुजार्डिन ने ढूंढा था 1835 में। अब बताते हो 1835 में, इन 1835, 1835 में, ठीक है ना। 1835 में सेमी फ्लूइड के फॉर्म में इसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा गया था। लेकिन उसके बाद, इसी दुजार्डिन के बाद, इस सेमी फ्लूइड को बाद में एक और नाम दिया गया था, इसको बाद में सार्कोड भी कहा गया था। सार्कोड, इसी सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर को, है ना, इसी सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर को बाद में सार्कोड कहा गया, ठीक है, सार्कोड के नाम से जाना गया। और फिर कुछ समय के बाद 1839 में, ठीक है, 1839 में इसको ना, 1839 में अगर थोड़ा बात करें, इन 1839, 1839 इसी इसी सार्कोड को बाद में प्रोटोप्लाज्म कहा गया, प्रोटोप्लाज्म कहा गया, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और इसकी डिस्कवरी जो है जे ई प्रुकेंजे ने की थी, बाई जे ई प्रुकेंजे, जे ई प्रुकेंजे, जे ई प्रुकेंजे नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। और जे ई प्रुकेंजे के साथ साथ इसमें एक और साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, नाम है उनका वॉन मॉल, वॉन मॉल, ठीक है। वन मॉल नहीं कहना है, वन मॉल इसका नाम है, एच यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो वन मॉल हो गया, और जे ई प्रुकेंजे, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था 1839 में। तो हम इसके बारे में ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस, और देन हमने देखा है साइटोप्लाज्म के बारे में, ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। इसकी जब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, प्रोटोप्लाज्म के बाद जब हम बात करते हैं, जैसे कि एनिमल का सेल है तो आउटर कवर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जब प्लांट सेल की बात आती है तो बात स्लाइडेन की करते हैं हम, ठीक है ना, सेल वॉल इसका आउटर कवर हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट का आउटर मोस्ट कवर हो गया आपको, प्लांट का आउटर मोस्ट कवर, है ना, कहते हैं कि आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट कवर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का सेल वॉल हो जाता है। तो सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उस साइंटिस्ट का पूरा नाम था मैथियास स्लाइडेन, चाहे एम स्लाइडेन पढ़ो, चाहे आप सिर्फ स्लाइडेन के नाम से भी बता सकते हो इसको, ठीक है ना। तो पूरा नाम है डिस्कवर्ड बाई, यहाँ लिख सकते हैं कि डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई एम स्लाइडेन, ठीक है, मैथियास स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन।
तो एम स्लाइडेन या मैथियास स्लाइडेन नाम के साइंटिस्ट ने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। वो भी कब? तो 1838 में, है ना। कहते हैं इन 1838 में, 1838 में एम स्लाइडेन ने सेल वॉल का डिस्कवरी किया था। फिर इसके थोड़े समय बाद अगर हम चर्चा कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट कवर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट कवर की हम बात करेंगे। आउटर आउटर मोस्ट कवर, आउटर मोस्ट कवर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं हम, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दोनों इसका नाम होता है ना। सेल का आउटर झिल्ली है तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन, और प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ होता है इसलिए इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। वैसे इसको प्लाज्मा लेमा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डिस्कवरी जो है थियोडर स्वान ने की थी, चाहे आप इसका नाम टी स्वान भी कह लो तो भी चलता है, ठीक है ना। तो एनिमल सेल की डिस्कवरी किसने की थी? थियोडर स्वान ने, नाम है, लिख देते हैं, डिस्कवर्ड बाई, है ना, डिस्कवर्ड बाई टी स्वान, डिस्कवर्ड बाई टी स्वान, ठीक है, टी स्वान ने की थी। और कब की थी? तो कहते हैं कि इन 1839 के अप्रॉक्स में, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल सेल का आउटर कवर सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में स्वान ने डिस्कवरी किया, और प्लांट सेल के आउटर कवर सेल वॉल के फॉर्म में एम स्लाइडेन ने 1838 में इसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन एक बात होती है कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यह स्वान ने नहीं दिया था। इस टर्म को नगेली और क्रैमर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना। लिखते हैं द टर्म, माने यह जो नाम है, द टर्म सेल मेम्ब्रेन, द टर्म सेल मेम्ब्रेन, यह सेल मेम्ब्रेन का जो नाम है, शब्द है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का जो नाम है, शब्द जो है ना, गिवन बाई, गिवन बाई क्रैमर, एक साइंटिस्ट है क्रैमर, ठीक है, एंड नगेली, नगेली, ये वर्ड आता है, क्रैमर और नगेली का नाम यहाँ आता है, ठीक है ना। तो दो नाम याद रखना होता है, क्रैमर का नाम याद रखना है आपको, और नगेली का नाम याद रखना। और इन्होंने यह काम किया था 1855 के अप्रॉक्स में, लगभग 1855 में, ठीक है ना। तो क्रैमर और नगेली ने यह टर्म दिया था जो सेल मेम्ब्रेन का है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अब आगे चल रहे हैं। हम लोगों ने सेल से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उसकी क्या हिस्ट्री है, कि जैसे सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया, सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया, साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, ये बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक टॉपिक है इससे रिलेटेड, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अगर आप चलिए तो आता है वर्ड, आता है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है सेल थ्योरी का, ये सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत की चर्चा होती है, ठीक है, कि कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी क्या है, और इससे रिलेटेड टॉपिक हमारा क्या होता है। तो हिस्ट्री से एक कदम और आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये भी एक सेल की हिस्ट्री ही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिया गया कि भाई एग्जैक्टली सेल क्या था। तो सबसे पहले जो है ना,
स्लाइडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे बेहतर बताने का प्रयास किया। ठीक है, सबसे बेहतर बताने का प्रयास किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 1838 में एक आ गए स्लाइडेन और 1839 में स्वान, फिर भी 1838 और 1839 इन दोनों की बातों को कंबाइन करके लगभग 1838-39 के अप्रॉक्स में जो है ना सेल के बारे में कुछ बातें बताई गई। और फिर इन सेल के बातों को 1855 1855 में रुडोल्फ वर्चोव, जिसको पूरा नाम कहते हैं आर वर्चोव, तो आर वर्चोव नाम के साइंटिस्ट ने स्लाइडेन और स्वान की थ्योरी को फिर से बनाया, फिर से रिफाइंड किया, कुछ नई बातों को जोड़ा। ठीक है, तो फिर इन नई बातों को जोड़ने के बाद सेल थ्योरी को बताया गया और उसके बाद से भी बहुत सारी बातें इसमें कंसर्न की गई। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये बात लिख देते हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दिया था, है ना। तो लिखा जाता है कि सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। कब दिया था, तो कहते हैं कि इन 1839 के अप्रॉक्स में। ठीक है, कहीं कहीं 1838 भी लिखता है, कहीं कहीं 1838 39 दोनों मिलाकर यहाँ पे बताता है। ठीक है, लेकिन 1855 में इसको रिफाइंड किया गया आर वर्चोव के द्वारा। ठीक है ना, रीडिस्कवर्ड किया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि सेल थ्योरी, है ना, कहते हैं सेल थ्योरी वाज रीडिफाइंड बाय, रीडिफाइंड बाय आर वर्चोव, पूरा नाम है रुडोल्फ वर्चोव। ठीक है, लिख सकते हो आप रुडोल्फ वर्चोव। ठीक है, तो रुडोल्फ वर्चोव ने ये बातें कब कही, तो 1855 में, 1855 में। ठीक है, इन्होंने एक नई बात जोड़ दी थी रुडोल्फ वर्चोव ने। इन्होंने एक बात क्या कही कि भाई जो भी सेल है, जिस सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस हर सेल का जो बर्थ होता है, ओरिजिन होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से है। मतलब अगर पहले से कोई सेल है तो उसी से नए सेल का फॉर्मेशन हुआ है, कोई अचानक से सडन नहीं बन गया है। ठीक है ना, तो पहले से मौजूद जो सेल होता है उसी सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ये बात उन्होंने बताया था आर वर्चोव ने। वैसे बाकी जो नॉर्मल बातें थी स्लाइडन और स्वान ने भी कही थी और इस बात को यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, तो हम लोग अब सेल थ्योरी में एग्जैक्ट क्या बातें थी, थोड़ा हम लोग उसको लेकर चलेंगे। ठीक है ना, उसको लेकर चलेंगे, सेल थ्योरी में एग्जैक्ट क्या पॉइंट यहाँ पर था। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे कि हम आपको बता दें, तो कहता था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, है ना, एंड देयर प्रोडक्ट्स। यानी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी प्रकार के जो जीव हैं वो सब के सब सेल के ही बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट के ही बने होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, क्या, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के अनुसार, तो बातें यहाँ पर सेल थ्योरी से रिलेट करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। तो सेल थ्योरी के अनुसार फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि ऑल लिविंग, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे आप लिख लो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स आर composed of, चाहे मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ सेल। ठीक है ना, यानी सभी प्रकार के जीव जो होते हैं सेल के बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं, सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा।
कि सभी प्रकार के जीव जंतु लिविंग थिंग सेल्स के बने हैं और सेल के प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं। ठीक है ना। तो हमारा पहला पॉइंट सेल थ्योरी का यही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सेल जो है, जितने भी सेल होते हैं एक ग्रुप के सभी सेलों की केमिकल जो कैरेक्टर होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो काफी एक दूसरे से सिमिलर होती है। ठीक है ना। तो पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, सेल्स दोज सिमिलर chemical properties and metabolic एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब एक तरह से हो गया सेल के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस, और सेल के और भी गुण, सेल के सारे कैरेक्टर कभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है ना। और हमारा एक और पॉइंट था कि सेल को हम लोग, सेल इज ऑल्सो कॉल्ड structural and functional structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल को किसी भी जीव के लिविंग थिंग का संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक यानी फंक्शनल, यानी अपनी संरचना और अपने कार्य फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पर ये सिमिलर होते हैं और इनको इनकी यूनिट कही जाती है। यानी दुनिया के हर जीव का फर्स्ट फॉर्म सेल ही होता है। दुनिया में सभी जीव सेल से ही बने होते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेनली आर वर्चोव के द्वारा बताया गया था। तो ये वाला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ना, ये बाई आर वर्चोव थे, बाई आर वर्चोव। ठीक है ना। आर वर्चोव ने यही बात ऐड किया था और इसको रिडिफाइंड करके समझाने का प्रयास किया गया आर वर्चोव की बात को लेकर। ठीक है। तो यहाँ पर आर वर्चोव के लिए बात हम कहने जा रहे हैं जो आपको पहले से समझाए हैं कि ऑल सेल्स, कहते हैं कि all cells arise from pre-existing सेल। ठीक है। यानी सभी प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं पहले से मौजूद कोशिका से ही बनी होती हैं। सभी प्रकार की कोशिकाएं जो हैं पहले से मौजूद कोशिका से अराइज हुई है, बनी है। पहले से जो मौजूद कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से बनी होती है। इसको आर वर्चोव ने एक अपनी भाषा में एक वर्ड ऐड करके इसके बारे में समझाया था। तो इस बात को एक दूसरे लैंग्वेज में ओमिनीज सेलुला ई सेलुला के नाम से जाना जाता है वर्चोव के द्वारा, है ना। ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ओमिनीज ओमिनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक है। ओमिनीज सेलुला ई सेलुला एक लैंग्वेज के फॉर्म में इसको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। और इसी ओमिनीज सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है ना। तो यही बात आर वर्चोव ने रिफाइन करके समझाया था 1855 में। तो हमारा ले देकर यही टॉपिक है आज के लिए। तो हम लोगों ने आज थोड़ी सी हिस्ट्री जानी कि भाई सेल का डिस्कवरी कौन कौन किया, उसका न्यूक्लियस कौन बताया, है ना,
उसके बारे में कौन कौन एक्सप्लेन किया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, कि भाई सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, और इसको किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे समझाने का प्रयास किया था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक आपका काफी होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट संडे को, बट ऑन टाइम हम लोग ये काम करेंगे सुबह 9 बजे संडे को, ठीक है ना। तो ये क्लासेज होंगी, आज थोड़ा कुछ काम की वजह से लेट हो गया, बट आपका क्लास संडे टू संडे श्योर मिलेगा। ओके, थैंक यू।